Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing great. देखिए कहा जाता है कि जो अत्याचार करता है उससे बड़ा अपराधी होता है जो अत्याचार को सहता है, जो अत्याचार को इग्नोर करता है और एट द सेम टाइम जो अत्याचार को डिफेंड करता है। तो इसी बात में इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि ब्लॉकिंग ब्लैक लिस्टिंग ऑफ द टेररिस्ट विदाउट एनी जस्टिफिकेशन स्मैक्स आवर डबल स्पीक कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो टेररिज्म को जस्टिफाई करती हैं, उनके साथ सिंपथाइज करती हैं और एट द सेम टाइम हर्डल बन चुकी हैं उनकी एरेडिकेशन में। तो आखिर ये कंट्री कौन सी हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं और एट द सेम टाइम ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है और इंडिया ने जो रिफॉर्म लाने की बात की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो आखिर ये किन रिफॉर्म की बात की जा रही है। तो इन सभी का आंसर आपको वीडियो में आगे मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसे एस्टैब्लिश कब किया गया था 1945 में एंड इट इज़ वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल ऑर्गन। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वन ऑफ दोज 5 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो बाकी के 4 ऑर्गन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टशिप काउंसिल और लास्ट में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। और साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं और उन 15 मेंबर्स में से 5 परमानेंट मेंबर हैं और बाकी 10 मेंबर को हर 2 साल बाद इलेक्ट किया जाता है। और जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से? यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड किंगडम। और इन कंट्रीज़ को, परमानेंट कंट्रीज़ को P5 कंट्रीज़ कहा जाता है और जिन कंट्रीज़ को इलेक्ट किया जाता है हर 2 साल बाद उन्हें कहा जाता है E10 कंट्रीज़। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस। और इंडिया ने जो अपना 2 ईयर का टेन्योर शुरू किया था वो कब किया था? जनवरी 1 2021 में। और इंडिया का टेन्योर खत्म कब हुआ? जनवरी 1 2023 में। और आखिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है? टू इम्पोज सैंक्शंस। अगर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है या टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है तो उसके ऊपर सैंक्शंस करना उस कंट्री के ऊपर। ऑथोराइजिंग पीस कीपिंग मिशंस। अगर किसी कंट्री के ऊपर थ्रेट है किसी टेररिज्म का या फिर सिविल वार का तो वहाँ पे ये पीस कीपिंग मिशंस भी करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये इवन ऑथोराइज करते हैं यूज़ ऑफ फोर्स अगेंस्ट टेररिज्म और डिफरेंट अनवांटेड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोशिश करता है कि जो इंटरनेशनल पीस है उसे मेंटेन रखा जा सके और एट द सेम टाइम डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशंस हों, किसी भी कंट्री को वार से रिजॉर्ट ना करना पड़े कोई डिसीजन को, सारे के सारे डिसीजन जो लिए जाएं वो डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन से लिए जाएं। और अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिसेंटली जो इश्यूज़ के रिलेटेड हमारे यूएन एम्बेसडर ने रुचिका कंबोज ने कहा कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वर्किंग मेथड है वो दिन बर दिन क्या करता जा रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे डेंट लाता जा रहा है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को उतना क्रेडिबल नहीं माना जा रहा है बिकॉज ऑफ द रीज़न डैट कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इवन कि आप जेन्युइन एविडेंस बेस्ड लिस्टिंग दे दो इंडिविजुअल्स की कि ये इंडिविजुअल हार्मफुल एलिमेंट हैं सोसाइटी के लिए, इनकी वजह से काफ़ी लोगों को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा, इन लोगों का हैंड है बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग केस में, किसी जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए, आप क्या करो इन्हें ग्लोबली क्या कर दो, टेररिस्ट डिक्लेयर कर दो। आप इवन की एविडेंस मिलने के बाद भी आप क्या कर देते हो, उन पर सैंक्शंस नहीं लगाते हो, उनके सैंक्शन को इवन की ब्लॉक तक कर देते हो और वो भी विदाउट किसी जस्टिफिकेशन के। और काउंसिल का ये वर्किंग मेथड बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है टेररिज्म को टैकल करने के लिए। और उन्होंने कहा कि जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं एक इंडिविजुअल पे, क्या ये इंडिविजुअल टेररिस्ट है या नहीं है, इस पर सैंक्शंस लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। उस कमेटी को किस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस देना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी पे, उसे ऑब्जेक्टिविटी पे क्या करना चाहिए? एम्फेसिस देना चाहिए, उसे फैक्ट बेस्ड डिसीजन लेने चाहिए, ना कि उसे पॉलिटिकल कंसिडरेशन देखनी चाहिए कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और क्या वो नेक्स्ट कंट्री जिसके इंडिविजुअल पे हम एज अ टेररिस्ट टैग लगा रहे हैं क्या वो कंट्री हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। और जो ये रिमार्क दिए गए बेसिकली ये इम्प्लिसिटली किसके लिए दिए गए? ये चाइना एंड पाकिस्तान के लिए दिए गए। क्यों? क्योंकि जो बीजिंग है उसने ऑलरेडी बहुत बार इंडिया की जो बिड है, जो काफ़ी इंडिविजुअल हैं, जो काफ़ी पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैं, उन्हें एज अ ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहती थी इंडिया, बट बीजिंग ने एज अ मेंबर ऑफ P5 कंट्रीज़ जो परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या किया कि इंडिया के इस बिड को ब्लॉक किया। और आप इसकी लेटेस्ट एग्जांपल कहाँ पे देख सकते हो? जो एक टेररिस्ट है लश्कर तोयबा का जिसका नाम क्या है, साजिद मीर, जो इन्वॉल्व था किसमें 26/11 में जो मुंबई अटैक हुआ था उसमें इन्वॉल्व था। इंडिया क्या चाहती थी, उसे एज अ ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहती थी, पर चाइना ने क्या किया, उस प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कंसेंसस बेस पे चलती है, वहाँ पे मेजोरिटी वोट वर्क नहीं करते क्योंकि P5 जो कंट्रीज़ हैं उनका कंसेंसस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये प्रपोजल ब्लॉक हो गया था। और देखिए जो 10 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं अभी तक इंडिया उसमें 8 बार इलेक्ट हो चुका है एंड हैज़ सम की कंसर्न। और इंडिया के अभी तक कुछ कंसर्न है कि आपको क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए वर्किंग मेथड ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। क्यों? क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें लैक है डाइवर्सिटी की।
क्योंकि आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो बिलोंग करती हैं नॉर्थ अमेरिका से करती हैं, यूरोप से करती हैं, और एशिया से सिर्फ एक ही कंट्री बिलोंग करती है और उसका नाम क्या है, चाइना। अफ्रीकन कंट्री कोई भी नहीं है, लैटिन अमेरिकन कंट्री कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से लैक ऑफ डाइवर्सिटी है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी नहीं है, और एट द सेम टाइम डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी नहीं है। डेवलपमेंटल डाइवर्सिटी क्या हो गया कि 4 आउट ऑफ 5 कंट्रीज जो हैं वो कौन सी कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्री, और सिर्फ एक ही डेवलपिंग कंट्री है और वो भी वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आप देख सकते हो कि कितनी सारी इकोनॉमिक्स को इग्नोर किया जा रहा है। कुछ ऐसे रीज़न है जहाँ की वाइसिस को इग्नोर किया जा रहा है, लाइक अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, एंड मेजॉरिटी ऑफ एशिया एंड पैसिफिक कंट्रीज। और इंडिया एज अ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन वो क्या चाहता है कि एक्सपेंशन की जाए काउंसिल की, जो 15 मेंबर की काउंसिल उसे एक्सपेंड किया जाए, इंडिया को एज अ परमानेंट मेंबर बनाया जाए, और साथ ही साथ 3 और कंट्रीज़ को क्या किया जाए, परमानेंट मेंबर बनाया जाए, और एट द सेम टाइम जो E10 है उनको भी एक्सपेंड किया जाए, उनकी भी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया जाए, और इन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। और ये इकलौता रास्ता है जिसकी वजह से जो आजकल की जियो पॉलिटिक्स रियलिटीज़ चल रही हैं उसमें आप डिसीजन ले सकते हो। और एट द सेम टाइम जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं वो हर टाइम एक स्मोक स्क्रीन के पीछे नहीं छुप सकती। वो ये नहीं कह सकती कि हम क्या करेंगे, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस करेंगे, वो भी कहाँ पे, जनरल असेंबली में, जो कि आप क्या करते हो, सिर्फ एक लिप सर्विस करते हो, उसका कुछ रिजल्ट निकल के तो आता नहीं है, और लास्ट में आप क्या करते हो, स्टेटमेंट डिलीवर कर देते हो जिसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता कि हम उसे कब कंप्लीट करना है, कोई टेक्स्ट नहीं होता, और नो डिफाइंड गोल कि हमने आखिर अचीव क्या करना है। और साथ में अगर वर्ल्ड की सारी कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं कि काउंसिल को मोर अकाउंटेबल बनाना चाहिए, मोर क्रेडिबिलिटी उसकी बढ़ानी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लियर पाथ बनाना पड़ेगा, और हमें कोई भी चीज़ अगर करनी है तो हमें टाइम बाउंड मैनर में करनी चाहिए, हमें सिर्फ लिप सर्विस नहीं करनी है। और इसी प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा निगोशिएशंस में, हमें निगोशिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्या करें, सिर्फ एक दूसरे से बात करते रह जाएं, जो कि हम लास्ट के 3 डेकेड से कर रहे हैं। और साथ ही साथ मिस कंबोज ने कहा है कि देखिए जो थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये दिन ब दिन इवॉल्व होता जा रहा है, और हमें भी इसी के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा। और ये जो ब्लॉकिंग प्रोसेस है उसमें भी जेन्युइन रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि जो P5 कंट्रीज़ हैं अगर उनमें से कोई एक कंट्री नहीं मानती है तो उस रेजोल्यूशन को क्या कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। तो हमें इसमें जेन्युइन रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो 21st सेंचुरी की डिमांड के हिसाब से चल सके। और उन्हें कहा कि वर्किंग मेथड को फिक्स करने से कुछ नहीं होने वाला, हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा जो फंडामेंटल फ्लॉज हैं इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और एट द सेम टाइम अगर आप ग्लोबल साउथ की वॉइस को इग्नोर करते जाओगे इन डिसीजन मेकिंग, तो उसका सिर्फ एक ही रिजल्ट निकलने वाला है, और वो क्या होगा, लोअर्स दी काउंसिल्स क्रेडिबिलिटी। और काउंसिल की क्रेडिबिलिटी को दिन ब दिन क्या करता जाएगा, वो कम करता जाएगा। और साथ में जो E10 कंट्रीज़ हैं, टोटल 15 मेंबर्स में से जो 10 कंट्रीज जो इलेक्ट होकर आती हैं, अगर वो किसी भी टॉपिक में कंसेंसस देती हैं, मतलब अगर 10 की 10 कंट्रीज अगर किसी एक डिसीजन को मानती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, P5 कंट्रीज़ को उसे ऑनर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने क्या किया कि 10 इलेक्टेड मेंबर ने कोई एक डिसीजन लिया और एट द सेम टाइम 4 P5 कंट्री ने भी सेम डिसीजन लिया। अगर एक कंट्री क्या कर रही है, उसे डिनाई कर रही है, तो आप क्या कर दोगे, उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आप E10 कंट्रीज़ की हर बात को इग्नोर करके P5 के डिसीजन के हिसाब से चलोगे, तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, एक माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है जो पोस्ट 1945 एरा के बाद आया था। और वो क्या था, टू द विक्टर बिलोंग द स्पाइस। जो कंट्री जीतेंगी वो मिलजुल के क्या करेंगी, सब कुछ हथियार लेंगी, सब प्रॉफिट ले लेंगी, बाकी कंट्री के बारे में नहीं सोचेंगी। दिस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल, शी सेड। तो इस बार के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम।